डेथ आइलैंड, मौत का घर। इंडोनेशिया के गहरे समुद्र के बीच बसा डेथ आइलैंड नक्शों पर मौजूद नहीं था। ये एक ऐसा नरक था जहां रडार काम करना बंद कर देते थे और जहां की हवा में खौफ और समुद्री नमक घुला हुआ था। यहीं थीं प्रोजेक्ट ओमेगा की वे गुप्त प्रयोगशालाएं जो अब रुद्र सिंह का नया साम्राज्य बन चुकी थीं। समुद्र के बीच सन्नाटा। गहरे नीले पानी को चीरता हुआ एक रबर बोट खामोशी से द्वीप के पिछले हिस्से की ओर बढ़ रहा था। वीर, आर्या, ईशान, तीनों काले गोताखोर सूट में थे। उनकी आंखों में थकान नहीं थी, बल्कि एक जानलेवा संकल्प था। ईशान ने अपनी कलाई पर बंधी डिवाइस चेक की और फुसफुसाया, कायरा का सिग्नल इसी पहाड़ी के नीचे बने बंकर से आ रहा है, पर सावधान रहो, यहाँ के सुरक्षा गार्ड्स इंसान नहीं हैं, ओमेगा के वो हाइब्रिड्स हैं जिन्हें दर्द का एहसास नहीं होता। वीर ने अपनी गन की मैगजीन चेक की। क्लिक। मुझे फर्क नहीं पड़ता कि वे क्या हैं, अगर कायरा को एक खरोंच भी आई तो मैं इस पूरे द्वीप को समंदर में डुबो दूंगा। कैद में कायरा, एक नया मोड़। बंकर के भीतर कायरा को एक लेजर ग्रिड वाले कमरे में रखा गया था। उसके सामने खड़ा था रुद्र सिंह, हाथ में वाइन का गिलास, आंखों में जहर। तुम्हारे पिता विक्रम ने हमेशा कार्तिक की गुलामी की, रुद्र ने कड़वाहट से कहा, लेकिन तुम में शौर्य खानदान का वो तीखापन है जो मुझे पसंद है। कायरा, अगर तुम मुझे ओमेगा के मास्टर कोड्स दे दो तो मैं तुम्हारे वीर को जिंदा छोड़ दूंगा। कायरा ने उसके चेहरे पर थूक दिया। मेरे हाथ बंधे हैं रुद्र, मेरी हिम्मत नहीं, तुम कभी वो कोड्स नहीं पाओगे। और रही बात वीर की, वो आ रहा है, और जब वो आएगा तो तुम दुआ करोगे कि काश पुलिस ने तुम्हें पहले ही पकड़ लिया होता। सायों का हमला। अचानक बंकर की लाइटें झपझपाईं। अलर्ट, पेरीमीटर ब्रीच, सायरन गूंज उठा। आर्या वेंटिलेशन शाफ्ट से अंदर घुस चुकी थी। उसने अपनी कलाई से न्यूरल जैमर एक्टिवेट किया। गार्ड्स के सेंसर्स कुछ सेकंड के लिए ठप। उसी पल मुख्य द्वार पर धमाका हुआ। वीर अंदर घुसा और गोलियों की बौछार शुरू हो गई। ईशान, तुम सर्वर रूम संभालो, मैं और वीर कायरा तक पहुंच रहे हैं, आर्या चिल्लाई। उसकी तलवार चमकी और एक गार्ड जमीन पर गिर पड़ा। आमना सामना, रुद्र बनाम वीर। जैसे ही वीर लेजर ग्रिड वाले कमरे तक पहुंचा, उसकी सांस अटक गई। रुद्र सिंह कायरा के गले पर कटार टिकाए खड़ा था। रुक जाओ छोटे शौर्य, रुद्र गर्जा, एक कदम और इसका गला कट जाएगा। वीर रुक गया। उसका हाथ कांप रहा था, पर उसकी आंखें सीधे रुद्र के सीने पर जमी थीं। तभी पीछे से आर्या पहुंची, लेकिन 4 हाइब्रिड गार्ड्स ने उसे घेर लिया। रुद्र हंसा। आर्या, तुम अपनी परछाई से नहीं लड़ सकती, लेकिन तुम अपने भाई को मरते हुए जरूर देखोगी। रिटर्न ऑफ द किंग। अचानक धड़ाम, बंकर की छत में बड़ा छेद हुआ। एक भारी जंजीर नीचे गिरी और उसके साथ एक शख्सियत। रुद्र के चेहरे से खून गायब हो गया। कार्तिक शौर्य, उनके साथ घायल पट्टियों से बंधे विक्रम। कार्तिक ने अपना पुराना ओवरकोट पहना था, दोनों हाथों में उनकी सिग्नेचर गन। उनकी आवाज गरजते बादल जैसी थी। रुद्र, मेरे परिवार को छूने की हिम्मत करने वाले आखिरी इंसान को मैंने अपनी आंखों के सामने जलते देखा था। आज तेरी बारी है। अंतिम युद्ध की शुरुआत। कार्तिक और विक्रम ने गार्ड्स पर हमला बोल दिया। ईशान ने सर्वर ओवरराइड कर दिया। लेजर ग्रिड गायब। जैसे ही ग्रिड गायब हुई, कायरा झुकी और अपनी स्टिलेटो से रुद्र के पैर पर वार किया। रुद्र लड़खड़ाया। वीर ने एक झटके में कायरा को अपनी ओर खींच लिया। अब खत्म करते हैं इसे। उसने गन रुद्र के माथे पर टिका दी, लेकिन तभी पूरे द्वीप पर एक जोरदार कंपन हुआ। ईशान की आवाज हेडसेट में गूंजी। सेल्फ डिस्ट्रक्ट सीक्वेंस एक्टिवेटेड। रुद्र ने पूरे आइलैंड को उड़ाने का प्लान बी पहले ही सेट कर रखा है। हमारे पास सिर्फ 3 मिनट हैं। सन्नाटा। 3 मिनट, एक द्वीप और अधूरी दुश्मनी। प्रलय की उल्टी गिनती। लाल इमरजेंसी लाइटों के बीच पूरा बंकर किसी डूबते हुए जहाज की तरह कांप रहा था। दीवारों से टकराकर एक यांत्रिक आवाज गूंज रही थी, T-0 to 45। ये सिर्फ एक धमाका नहीं होने वाला था, ये प्रोजेक्ट ओमेगा के हर सबूत को समंदर की गहराइयों में दफन करने की साजिश थी। प्रलय का द्वीप, रक्त का रण। सब लोग बाहर की तरफ भागो, चौपर छत पर इंतजार कर रहा है, ईशान चिल्लाया। उसकी उंगलियां अभी भी सर्वर पर दौड़ रही थी, आखिरी डेटा निकालने की कोशिश में। वीर ने कायरा का हाथ कसकर पकड़ लिया। तुम ठीक हो? चोट तो नहीं लगी? कायरा ने हाफते हुए सिर हिलाया। मैं ठीक हूं वीर, पर रुद्र, वो भाग रहा है। भागता हुआ शिकारी।
रुद्र सिंह खून से लथपथ एक गुप्त निकास की ओर रेंग रहा था। कार्तिक शौर्य ने अपनी गन उसकी ओर तानी, लेकिन तभी छत का एक भारी हिस्सा उनके बीच आ गिरा। धड़ाम, धूल, धुआं और टूटा हुआ रास्ता। निर्णय का क्षण। विक्रम, पापा को लेकर निकलो। आर्या ने तलवार म्यान में डाली, फिर वीर की ओर देखा। वीर, तुम कायरा को सुरक्षित चौपर तक पहुंचाओ। मैं और पापा रुद्र को यहीं खत्म करेंगे। नहीं आर्या, तुम जाओ। कार्तिक गरजे, ये मेरा अतीत है, इसे मैं ही दफन करूंगा। पिता और पुत्र का हिसाब। कार्तिक मलबे के ऊपर से छलांग लगाकर रुद्र पर टूट पड़े। रुद्र ने अपनी छिपी हुई कटार निकाली, लेकिन कार्तिक की फौलादी पकड़ ने उसकी कलाई तोड़ दी। चीख, तुमने मेरे वफादार विक्रम का खून बहाया, मेरे बच्चों की खुशियां छीनी। कार्तिक की आंखों में वही पुरानी केएस वाली दहशत लौट आई। आज मौत भी तुझसे डर कर भागेगी। आखिरी राज। उधर सर्वर रूम में ईशान डेटा कॉपी कर चुका था। आर्या अंदर पहुंची। आर्या, निकलो यहां से, पूरा द्वीप फटने वाला है। ईशान रुका। उसने आर्या की तरफ एक अजीब शांत नज़र से देखा। आर्या, डेटा कॉपी हो गया है, पर ओमेगा का मास्टर कंट्रोलर कोई मशीन नहीं है। आर्या चौंक गई। क्या मतलब? ईशान ने अपनी शर्ट का कॉलर थोड़ा नीचे किया। उसकी गर्दन के पीछे एक माइक्रोचिप चमक रही थी, उसकी नसों से जुड़ी हुई। ओमेगा मेरे दिमाग में जिंदा है। जब तक मैं जिंदा हूं, डार्क काउंसिल मुझे ढूंढती रहेगी। वे मुझे कभी शांत नहीं रहने देंगे। आर्या का दिल जैसे थम गया। ईशान, हम इलाज ढूंढ लेंगे। ईशान मुस्कुराया, एक कड़वी मगर सुकून भरी मुस्कान। कोई इलाज नहीं है, पर एक रास्ता है। तुम जाओ, मैं सर्वर को ओवरलोड करूंगा ताकि मेरा डेटा भी इसी आग में जल जाए। अंतिम 30 सेकंड। 0030 सेकंड शेष। वीर, कायरा, विक्रम चॉपर में पहुंच चुके थे। पंखे तेजी से घूम रहे थे। पापा, आर्या दीदी, जल्दी कीजिए। वीर की आवाज कांप रही थी। तभी धूल के गुबार से कार्तिक बाहर निकले। उनके कंधे पर जख्मी आर्या, जो ईशान को छोड़ना नहीं चाहती थी, पर कार्तिक ने जबरदस्ती खींच लिया था। वे चॉपर में कूदे। पायलट ने ऊंचाई बढ़ानी शुरू की। एक सवाल, ईशान कहाँ है? कायरा की आवाज टूट गई। आर्या ने जवाब नहीं दिया। उसने सिर्फ उस द्वीप की ओर देखा, जो अब आग के शोलों में घिर चुका था। अचानक एक विशाल धमाका। धरती कांप उठी। डेथ आइलैंड ज्वालामुखी की तरह फट पड़ा। आग की लपटें आसमान को चूम रही थी, और फिर सब कुछ राख। राख के बीच एक नई शुरुआत। चॉपर खुले समंदर के ऊपर उड़ रहा था। सन्नाटा, इतना गहरा कि सिर्फ इंजन की आवाज सुनाई दे रही थी। आर्या की आंखों से एक आंसू लुढ़का और उसकी तलवार पर गिर पड़ा। ईशान खुद को कुर्बान कर चुका था। वीर ने कायरा को अपने सीने से लगा लिया। कार्तिक ने विक्रम का हाथ थाम रखा था। धीरे से वीर ने पूछा, जंग खत्म हो गई? कार्तिक ने डूबते सूरज की ओर देखा। ओमेगा खत्म हो चुका है वीर, पर शौर्य की विरासत अब तुम तीनों के कंधों पर है। सायों से लड़ना हमारा भाग्य है, पर अब हम अंधेरे में नहीं, रोशनी में जिएंगे। राख से वापसी। चॉपर की खिड़की से बाहर धुआं और आग का गुबार अब धीरे धीरे छोटा हो रहा था। डेथ आइलैंड अब समंदर की गहराइयों में समा चुका था। केबिन के भीतर सन्नाटा इतना भारी था कि उसे जैसे काटा जा सकता था। आर्या की नज़रें अब भी उसी दिशा में जमी थी जहां उसने आखिरी बार ईशान को देखा था। हेलीकॉप्टर जैसे ही मुख्य भूमि के करीब पहुंचा, कार्तिक शौर्य ने धीरे से अपनी आंखें मूंद ली। उनके चेहरे पर थकान और राहत दोनों का अजीब सा संगम था। 25 साल का वो बोझ जिसे उन्होंने ओमेगा के नाम से ढोया था, आज राख बन चुका था। दीदी, वीर ने धीरे से आर्या के कंधे पर हाथ रखा। उसने हमें बचाने के लिए ये रास्ता चुना। ईशान का बलिदान व्यर्थ नहीं जाएगा। आर्या ने कोई जवाब नहीं दिया। उसने बस अपनी मुट्ठी भींच ली। उस मुट्ठी में दबा था वो छोटा सा मेमोरी कार्ड जो ईशान ने आखिरी पल में चुपचाप उसकी जेब में डाल दिया था। शौर्य मैंशन, नई सुबह। अगली सुबह सूरज की पहली किरण शौर्य मैंशन की बालकनी पर पड़ी, और पहली बार वहां वो पुरानी दहशत नहीं थी। विक्रम का इलाज चल रहा था। वे अब खतरे से बाहर थे। कायरा ने अपनी सगाई की अंगूठी फिर से पहन ली थी, लेकिन उसकी आंखों में अब एक नई परिपक्वता थी। वो धीरे से वीर के पास आई। वीर, क्या हम कभी सामान्य जिंदगी जी पाएंगे? वीर ने उसे अपनी बाहों में समेट लिया। हम शौर्य हैं कायरा। हमारे लिए सामान्य शब्द का मतलब थोड़ा अलग है, लेकिन हाँ, अब हमारे सपनों में गोलियों की गूंज नहीं होगी। आर्या का गुप्त संदेश। उधर आर्या अपने गुप्त बेसमेंट में बैठी थी। उसने ईशान का दिया हुआ कार्ड लैपटॉप में लगाया। स्क्रीन पर एक वीडियो फाइल खुली। वीडियो में ईशान समुद्र के किनारे बैठा था।
शांत और मुस्कुराता हुआ। आर्या, अगर तुम ये देख रही हो तो इसका मतलब है कि मैं अब सायों का हिस्सा बन चुका हूँ। ओमेगा को ख़त्म करने के लिए मेरा मिटना ज़रूरी था, लेकिन याद रखना, डार्क काउंसिल का अंत सिर्फ एक शुरुआत है। दुनिया को हमेशा एक घोस्ट की ज़रूरत रहेगी, और तुम वही उम्मीद हो। वीडियो ख़त्म हुआ। स्क्रीन पर अचानक एक नक्शा उभरा और उसके साथ कुछ कोऑर्डिनेट्स। आर्या की आंखों में आंसू थे, लेकिन उसके होठों पर एक ठंडी मुस्कान आ गई। ईशान मरने से पहले दुनिया भर के उन स्लीपर सेल्स की लिस्ट आर्या को दे गया था जो अभी भी सक्रिय थे। एक रहस्यमयी कॉल। उसी शाम पूरा परिवार डिनर टेबल पर बैठा था। तभी कार्तिक का फ़ोन बजा। नंबर अनजान था और इंटरनेशनल। कार्तिक ने फ़ोन उठाया। हेलो। दूसरी तरफ कोई आवाज़ नहीं थी, बस एक धुन सुनाई दी, वही धुन जो ईशान अक्सर गुनगुनाया करता था। कार्तिक के चेहरे के हावभाव बदल गए। उन्होंने आर्या की तरफ देखा। आर्या ने चुपके से अपनी नज़रें झुका लीं। फ़ोन कट गया। कौन था पापा? वीर ने पूछा। कार्तिक हल्के से मुस्कुराए। कोई नहीं, लगता है कोई पुरानी याद दस्तक दे रही थी। अंतिम सरप्राइज, द न्यू त्रिशूल। रात का अंधेरा। आर्या ने अपना सफ़ेद नकाब निकाला। उसने अपनी तलवार मयान में डाली और बालकनी से नीचे कूदने ही वाली थी कि उसने देखा नीचे दो और साए खड़े थे। वे थे वीर और कायरा। दोनों ने ब्लैक टैक्टिकल गियर पहन रखा था। वीर ने अपनी गन चेक की। आप अकेले कहाँ जा रही हैं दीदी? कायरा मुस्कुराई। उसने अपना हेडसेट ठीक किया। त्रिशूल के 3 हिस्से होते हैं और हम साथ ही चलेंगे। आर्या ने उन दोनों को देखा और पहली बार दिल से हंसी। शौर्य खानदान की अगली पीढ़ी अब तैयार थी। अब वे सिर्फ बचाव नहीं करेंगे, अब वे शिकार करेंगे। त्रिशूल का साम्राज्य, अंतिम प्रहार। जहां शौर्य की विरासत अपने सबसे शक्तिशाली रूप में दुनिया के सामने आती है। सायों की शुरुआत। रात की चादर ओढ़े शहर शांत था, लेकिन शौर्य मैंशन की छत पर सायों का एक नया खेल शुरू हो चुका था। वीर, आर्या और कायरा तीनों साथ खड़े थे। उनकी आंखों में अब वो डर नहीं था जो 6 महीने पहले था। अब वे शिकार नहीं थे, अब वे शिकारी थे। पहला मिशन। तो हमारा पहला आधिकारिक मिशन क्या है? वीर ने अपनी गन की मैगजीन ठोकते हुए पूछा। आर्या ने अपने हाथ में मौजूद होलोग्राम को हवा में उछाला। नीली रोशनी में नक्शा चमक उठा। ईशान का दिया हुआ डेटा। आर्या बोली, यूरोप के 3 सबसे बड़े हथियारों के सौदागर डार्क काउंसिल की राख पर अपना नया साम्राज्य खड़ा कर रहे हैं। कल सुबह वो एक ऐसी मिसाइल तकनीक बेचने वाले हैं जो किसी भी देश की डिफेंस को मिनटों में अपाहिज कर सकती है। कायरा ने अपने टैब पर उंगलियां घुमाईं। स्क्रीन पर लोकेशन चमकी। लोकेशन ट्रेस हो गई है। हिमालय की चोटियों के बीच एक गुप्त बंकर। वो हल्के से मुस्कुराई। उन्हें लगता है वे सुरक्षित हैं। हिमालय का रन। बर्फ से ढकी पहाड़ियों के बीच एक काली परछाई बिजली की गति से आगे बढ़ रही थी। वो थी आर्या, अपने घोस्ट अवतार में। वो बर्फ पर ऐसे फिसल रही थी जैसे हवा में तैर रही हो। उसके पीछे वीर अपनी स्नो बाइक पर तेजी से आ रहा था। मीलों दूर कायरा एक सैटेलाइट वैन से दोनों को गाइड कर रही थी। उसकी आवाज़ हेडसेट में गूंजी। वीर, दाहिनी ओर 3 गार्ड्स हैं। आर्या दीदी, आपके ठीक ऊपर एक ऑटोमेटेड बुर्ज तैनात है। हमला। आर्या ने अपनी कलाई से एक मैग्नेटिक हुक फेंका। एक झटके में वो बुर्ज के ऊपर पहुंच गई। क्लिक। सिस्टम जैम। उधर वीर ने बाइक से छलांग लगाई और हवा में रहते हुए ही धड़ाम धड़ाम 2 गार्ड जमीन पर गिर पड़े। अंतिम आमना सामना। जैसे ही वे मुख्य चेंबर में घुसे, उन्हें वहां वही लोग मिले जो ओमेगा को फिर से जिंदा करना चाहते थे। लेकिन उनके बीच एक चेहरा ऐसा था जिसे देखकर वीर के कदम रुक गए। वो था रुद्र सिंह का बेटा। वो मुस्कुराया। शौर्य परिवार, तुम लोग कभी पीछा नहीं छोड़ोगे, है ना? आर्या ने धीरे से अपनी तलवार मयान से निकाली। उसकी चमक बर्फ की रोशनी में खतरनाक लग रही थी। हम पीछा नहीं छोड़ते। आर्या की आवाज़ ठंडी थी। हम अंत करते हैं। युद्ध। जंग शुरू हो गई। वीर की चाल बिजली जैसी थी। मार्शल आर्ट्स, गन फाइट, हर वार सटीक। गुंडों को संभलने का मौका नहीं मिला।
उधर कायरा ने बंकर के सिस्टम हैक कर दिए। तापमान बढ़ा, अलार्म बजने लगे, सर्वर एक एक करके क्रैश होने लगे। कुछ ही मिनटों में पूरा बंकर घुटनों पर था। अंतिम वार। आखिर में आर्या की तलवार रुद्र के बेटे के गले पर थी। उसकी आंखों में डर साफ था। आर्या झुकी, धीरे से बोली, अपने बाप से कहना नर्क में भी शौर्य का नाम सुनकर कांपे। और फिर खेल खत्म। रहस्यमयी मुलाकात। मिशन खत्म होने के बाद तीनों पहाड़ी की चोटी पर खड़े थे। सूर्योदय धीरे धीरे आसमान को सुनहरा बना रहा था। तभी आर्या ने दूर एक साया खड़ा देखा। उसने लंबा कोट पहना था और हवा में एक खास धुन गुनगुना रहा था, वही धुन जो ईशान गुनगुनाता था। आर्या दौड़कर वहां पहुंची, लेकिन वहां कोई नहीं था। सिर्फ बर्फ पर पड़ा था एक काला गुलाब और उसके साथ एक छोटा सा नोट। आर्या ने नोट खोला, उसमें लिखा था, त्रिशूल अब पूर्ण है, सायों में मेरी जरूरत अब कम है, पर मैं हमेशा देख रहा हूं। ई। आर्या हल्के से मुस्कुराई। अब उसे यकीन हो गया था कि ईशान कहीं न कहीं जिंदा है और वो अब भी उनकी ढाल बना हुआ है। उपसंहार। शौर्य का नया सूरज। 1 महीने बाद शौर्य मैंशन की बालकनी पर कार्तिक शौर्य और विक्रम चाय पी रहे थे। नीचे गार्डन में वीर और कायरा अपनी शादी की तारीख तय कर रहे थे और आर्या अपनी अगली ट्रेनिंग की तैयारी कर रही थी। कार्तिक ने आसमान की ओर देखा। विक्रम, तुमने सोचा था हम कभी यहाँ तक पहुँचेंगे? विक्रम मुस्कुराया। उसने अपनी गन साफ की। बॉस, जहाँ शौर्य होता है वहाँ जीत खुद रास्ता ढूंढ लेती है। सूरज आसमान में चमक रहा था, लेकिन शहर के अपराधियों को पता था कि रात होते ही त्रिशूल निकलेगा। अब वे सुरक्षित नहीं थे, क्योंकि शौर्य अब सिर्फ एक नाम नहीं, एक न्याय था।